गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे आज बहमनी एम्पायर की। ओके, बहमनी एम्पायर। बहमनी एम्पायर जो है वो बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम। ओके, किंगडम, बहमनी किंगडम की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहमनी किंगडम इज रिलेट टू साउथ इंडिया, यानी ये साउथ इंडिया से है, दक्षिण भारत से। ओके, दैट रीजन इज बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की है, इसको हम लोग समझते हैं कि ये बहमनी किंगडम है, फाउंडर इसके हैं, यानी जो संस्थापक हैं वो बात करेंगे तो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो नाम है इसका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बहमन शाह। ठीक है, तो ये इसके फाउंडर हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी संस्थापक है इसके। और इसका जो एक और नाम है, निकनेम है हसन गंगू। ठीक है, इसको अलग एक नाम से और जाना जाता है, इसी का नाम है हसन गंगू। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बहमनी किंगडम एंड विजयनगर। ओके, तो बहमनी किंगडम एंड विजयनगर बोथ आर रिलेट टू द साउथ इंडिया, दोनों ही साउथ इंडिया रिलेट करते हैं। बट विजयनगर एम्पायर एक हिंदू साम्राज्य है और बहमनी किंगडम एक मुस्लिम साम्राज्य है या मुस्लिम किंगडम है, और दोनों में फर्क है। विजयनगर लेकिन सर एक ही साइड से दोनों है सर, एक ही साइड से। क्या सर एक ही साइड से दोनों आ रहे हैं, एक ही लोकेशन सर। हाँ, एक ही एक लोकेशन है, एक ही लोकेशन है। और ये कुछ इस यहाँ भी थे, हैदराबाद में ही है, हैदराबाद भी बीदर बरार है, तो इतना एरिया लगभग है इसमें। तो बस फर्क क्या है दोनों में कि वो हिंदू किंगडम है और ये मुस्लिम किंगडम। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का करते हैं, और इसकी स्थापना हसन गंगू यानी अलाउद्दीन बहमन शाह, यहाँ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो ये करते हैं। और दोनों में इसके बाद जो ये दूसरे हसन गंगू के बाद दूसरे एक और सुल्तान होते हैं, उनका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये दूसरे सुल्तान हैं। और इन्हीं के टाइम पीरियड में बहमनी किंगडम डिवाइड इनटू 5 रीजनल पावर। ओके, 5 रीजनल पावर, ये 5 रीजनल पावर में डिवाइड हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए? बहमनी किंगडम साउथ इंडिया से है, और इसका जो फाउंडर है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। उसका अदर नेम हसन गंगू भी कहते हैं। उसका दूसरा जो राजा होता है, दूसरा सुल्तान है, वो है ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज के टाइम में जो बहमनी किंगडम है वो 5 छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाता है, यानी जो रीजनल पावर है वो 5 छोटे छोटे राज्य एस्टेब्लिश करते हैं। तो एक तो हमें देखना है कि कौन कौन से वो किंगडम है, उसके बाद ही हमें समझना है कि वो किंगडम के फाउंडर कौन है ना, किंगडम के फाउंडर कौन है। अगर हम देखें, अगर हम मिल जाते हैं कहीं पर, तो ये भी पता कर लेंगे कि वो एरिया है कहाँ पर। तो ठीक है, अब देखते हैं किंगडम कौन से हैं। 5
5 किंगडम कौन से उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला यानी 5 क्वेश्चन बन सकता है आपका, कौन सा वो राज्य है जो बहमन किंगडम से अलग नहीं हुआ या फिर हुआ था, तो कौन सा है, इस तरह से बन सकता है। जो बहमन किंगडम ब्रेक हुआ है, टूटा है, तो उसमें 5 राज्य में डिवाइड हुआ है। तो 5 राज्य कौन से हैं वो एक बार लिख लीजिए। पहला इसमें है बरार, ठीक है, पहला है इसमें बरार। बरार, बरार के फाउंडर हैं फतेहुल्लाह इमाद शाह। इमाद शाह लिख लीजिए बस, ज्यादा बड़ा नाम जरूरत नहीं है, इमाद शाह, ठीक है। इमाद शाह लिखेंगे तब भी चलेगा आपका। तो इज द फाउंडर ऑफ बरार, इमाद शाह। इमाद शाह इसके फाउंडर हैं। डेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये पहला, चलिए चाहे लिख सकते हैं, ये है 1484, 1484 एडी, ठीक है। तो बस कभी क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले फाउंडेशन हुआ बरार का। अब नेक्स्ट है इसमें, क्या ये विजयनगर अंपायर और ये पर्वत चल रहे थे ब्राह्मणी किंगडम हाँ, पहले? जो पैरेलल चल रहे थे, और ये छोटे छोटे राज्य में आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर कोई मिल जाते हैं मुझे तो। बहमन किंगडम, इमेज इसका मिलता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वो एरिया है जहां पर ये है। हम्म, ज्यादा मैप तो बड़े इसमें दिए नहीं है लोगों ने, साउथ इंडिया का ही रीजन है इसमें। चलिए दिखा देते हैं फिर। तो ये है, नेक्स्ट है इसमें बीजापुर। बीजापुर, ठीक है, बीजापुर। अब ये डेट डालने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना, फर्स्ट ये बरार है, सेकंड बीजापुर है। हु इज द फाउंडर ऑफ बीजापुर, हु इज फाउंडर ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर फाउंडर है आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। यूसुफ, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, फाउंडर ऑफ बीजापुर। नेक्स्ट है इसमें अहमदनगर। अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर, अहमदनगर फाउंडर कौन है, निजाम शाही। ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इसमें। निजाम शाही, तीसरा हो गया। और चौथा इसमें गोलकुंडा। गोलकुंडा आपको पता है गोलकुंडा क्यों फेमस है ना। गोलकुंडा के क्या है, कुतुब शाही, कुतुब शाही, कुतुब शाही, ठीक है, कुतुब शाही। नेक्स्ट है इसमें बीदर। बीदर, बीदर है अमीर अली बदर बर, हाँ, बरीद। अली बरीद लिख लीजिए बस, अली बरीद। तो ये हैं। अब आपको पता है कि गोलकुंडा का जो फोर्ट है किसने बनवाया था, कुतुब शाही ने। और अहमदनगर, तो ये 5 वो राज्य हैं, वो किंगडम है छोटे छोटे, जो बहमन एम्पायर से अलग हुए, बहमन से अलग हुए। सर जो लिखे हैं उसका संस्थापक है ना सर? हाँ, ये देखिए, जो बरार का जो संस्थापक वो है इमाद शाह, ओके। तो सेकंड है बीजापुर, बीजापुर का है यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर का है निजाम शाही, एंड गोलकुंडा का है कुतुब शाही, और बीदर का है अली वरीद, अली वरीद, इस तरह से है ये, अली वरीद। हम्म, ठीक है।
ये रीजनल पावर है। जब भी क्वेश्चन बनेगा कि बीजापुर वाज द पार्ट ऑफ विच किंगडम, ओके, चोला डायनेस्टी एंड विजयनगर एंड पल्लवा एंड बहमनी, समझ गए? तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि जो बरार बीदर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीजापुर है, बरार है, ये सारे किसके पार्ट थे? बहमनी साम्राज्य के या बहमनी किंगडम के। ठीक है, तो एक तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर यहाँ मिलाने को दे सकता है, मिलाने को आपको दे सकता है ये चीज। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसका मैप भी पूरा बना होगा, वो भी देख लेना और इनके नाम अच्छे से देखना। गोलकुंडा आप जानते ही हो, ठीक है, और गोलकुंडा में गोलकुंडा फोर्ट है ना? गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है बता सकते हैं? किस जगह है आज की डेट में अगर बात करें तो? किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है कि तेलंगाना में है, कहां पर है? या केरला कर्नाटका में है? गोलकुंडा आज की डेट में किस राज्य में है? सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यस। गोलकुंडा और चार मीनार, चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद। ठीक है, तो ये है, बस दो ही बातें याद रखनी है। फर्स्ट दो क्या, तीन से चार बातें हैं। पहला, बहमनी किंगडम इज रिलेटेड टू साउथ इंडिया, है ना? वह जब हम लोग साउथ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें चार राज्य आते हैं, सिर्फ चार, ध्यान रखना। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, चार राज्य आते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, उड़ीसा ये सब नहीं आते, चार राज्य आते हैं उसमें। ठीक है, साउथ इंडिया में। और ये विजयनगर में इनमें क्या बोलोगे डिफरेंस, कि एक हिंदू साम्राज्य, दूसरा महाराष्ट्र इंक्लूड नहीं है साउथ इंडिया में। कौन सा? महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र वेस्टर्न पार्ट है, साउथ वेस्ट है महाराष्ट्र साउथ इंडिया नहीं है। साउथ इंडिया आता है सर ना, साउथ इंडिया में से रहता है ना राज? महाराष्ट्र साउथ में नहीं आता है। साउथ इंडिया, देखो पहली बात है, साउथ इंडिया इज नॉट ए ऑफिशियल टर्म, ये कोई आधिकारिक टर्म नहीं है कि ये राज्य साउथ इंडिया के हैं, लेकिन नॉर्मली जो कल्चरल बेस पे हैं वो चार ही राज्य हैं। ये कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि दक्षिण भारत के राज्य ये हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इन्हीं को, चार को। अगर कोई बोलेगा नहीं तो महाराष्ट्र भी है, तो इसके लिए कोई आपको लीगली प्रोसेस नहीं है कि गलत सिद्ध कर दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये है। गोवा तो टच है ना सर? गोवा हाँ, गोवा टच है। गोवा बॉर्डर पे आता है ना, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के बॉर्डर पे पाएगा। वही हम कह रहे हैं आपको कि साउथ इंडिया का मतलब है कि द साउथ इंडियन कल्चर। तो गोवा में साउथ इंडियन कल्चर नहीं है, गोवा में फॉरेन कल्चर है। वैसे मुंबई में आपको पता है कि मुंबई में 70% लोग बाहर के हैं, 70%। महाराष्ट्र में 70% लोग बाहर के हैं, बताओ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री साउथ नॉर्थ इंडिया की है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन से लेके धर्मेंद्र तक, है ना, पुराने अब तक जितने भी लोग हैं, तो ज्यादातर वो साउथ नॉर्थ इंडिया के लोग हैं। तो साउथ इंडिया का मतलब है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम कल्चर। हमने फिर बोला ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कल्चर, ये चार भाषाओं का कल्चर है, उसको हम दक्षिण भारत बोलते हैं। अब बताइए, गोवा में न तो तमिल बोली जाती, ना मलयालम, ना कन्नड़। हाँ, या हिंदी है या मराठी है या फिर इंग्लिश है। हाँ, कुछ कुछ लोग होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो तमिल दिल्ली में ही बोलते हैं, तो वो उससे कोई नजर नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपका चार राज्य। और उसके बाद अदर रीजनल किंगडम लिख लीजिए, अदर रीजनल किंगडम, अन्य राज्य थे छोटे छोटे।
तो अन्य राज्य में कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन आपको समझना पड़ेगा। जैसे है जौनपुर, पहला है जौनपुर, जौनपुर, ठीक है। तो जौनपुर का जो फाउंडर है वो है मलिक सरवर, मलिक सरवर। ओके, मलिक सरवर। दूसरा तो ये ध्यान रखना, ये मिलाने को भी दे सकता है उनके अलावा, मलिक सरवर। नेक्स्ट है इसमें मालवा, मालवा, मालवा कहां पर है? अगर मालवा अगर आप बात करें हम, तो अगर ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएं, सर, है ना? मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी। हाँ, एमपी। एमपी क्या है, देखो जैसे ये अगर हम मैप बात करें ना इस तरह से, तो ये रीजन है ये वाला, तो कुछ पार्ट एमपी का भी है, कुछ गुजरात का भी है। तो मालवा इज ए प्लेटू, ज्योग्राफिकल टर्म है। तो मालवा के फाउंडर कौन है? दार, हाँ ये है। मालवा सर एमपी में पड़ता है सर? एमपी और गुजरात दोनों में है, ईस्टर्न गुजरात और वेस्टर्न एमपी। मालवा इज नॉट ए स्टेट द प्रेजेंट टाइम, मालवा कोई अभी राज्य नहीं है, मालवा एक ज्योग्राफिकल प्लेट्यू है, पठार है, ठीक है, मालवा पठार है, तो इसको समझिएगा। तो ये है दिलावर खान, हाँ दिलावर खान, दिलावर खान, ठीक है, दिलावर खान इसके फाउंडर है मालवा के। उसके बाद है बंगाल, बंगाल। उसके बाद है खानदेश। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए चलिए पहले उसको फाउंडर दिखा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन देंगे आपको एक। बंगाल, बंगाल का मतलब है कि इसके शमसुद्दीन इलियास शाह, तो इलियास शाह लिख लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है ज्यादा, इलियास शाह, इलियास शाह। और खानदेश मलिक रजा फारूकी, मलिक रजा फारूकी, फारूकी, ठीक है, मलिक रजा फारूकी। तो ये है। अब देखो क्या समझिए आप, मान लीजिए अब एक तो ये फाउंडर हो गए, इस तीसरे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सपोज करो उन्हें दे देंगे, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, मालवा कैपिटल या मालवा फाउंडर, सीधे क्वेश्चन दे देगा वो, मालवा फाउंडर। नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन ये हो गया, नाम दे देगा इस तरह वो 4, कोई भी ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है मालवा लोकेशन, लोकेशन ए बी सी डी, मतलब वो दे देगा बिहार, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, इस तरह से, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है, तीसरा और चौथा। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है मिलाने के लिए, वो सीधे दे देगा कि मैच कीजिए कि जौनपुर, जौनपुर का फाउंडर है मान लीजिए फारूकी, रजा फारूकी, सपोज कीजिए रजा फारूकी, है ना, रजा फारूकी। एंड सेकंड दे देगा वो यहाँ पे बंगाल, ओके, बंगाल, बंगाल। और इसमें दे देगा वो इलियास शाही, है ना, इलियास क्या लिखा था यहाँ पे, इलियास, हाँ इलियास शाह, ठीक है, इलियास शाह। फिर पूछेगा अच्छा बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट मैच है ना, 1 2 1 एंड 2 या नन, इस तरह से एक क्वेश्चन ये दे सकता है मैचिंग के लिए। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन का फॉर्मेट पता होना जरूरी है। मैचिंग दे सकता है कौन सा राइट करेक्ट है ना, कैसे कौन सा राइट कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है, इस तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो आपको यूपीएससी लेवल का है वो समझिए। वैसे लेवल के ये भी है, सीधे वो दे देगा आपको कि चौथा क्वेश्चन मान लीजिए वो दे देगा 1 2 बी सी, इस तरह दे देगा, ऑप्शन दे देगा वो बीजापुर, ओके, नेक्स्ट दे देगा वो बंगाल, उसके बाद दे देगा वो कलिंग, उसके बाद दे देगा वो यहाँ पे आपका मालवा, ओके। पूछेगा विच स्टेट या विच किंगडम इज नॉट रिलेटेड टू मिडिवल पीरियड। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, विच किंगडम इज नॉट रिलेटेड टू मिडिवल पीरियड। आपको याद होगा लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आर्ट एंड कल्चर से कि कौन सी आर्ट है जो गुप्त काल पीरियड से है। उसमें था अजंता, एलोरा, बाघ केव, बरार, मतलब बाराबर केव, इस तरह से पूछा था कौन सा केव गुप्त काल की है, लास्ट शायद याद होगा आपको। तो उसमें बाघ केव है और अजंता केव है ना, गुप्त काल की, लेकिन उसमें बाराबर केव नहीं है। तो ये इस तरह से आपको सबको पता है कि कलिंगा भी मिडिवल पीरियड का है, बंगाल भी है, मालवा भी, बट कलिंग नहीं है, कलिंग या अशोका पीरियड का है। तो राइट आंसर ये होगा। तो ये भी ध्यान रखना है जो रीजनल पावर है वो किस किस समय मर्ज हुए। देखो जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना तो उसके पास कोई बुक्स नहीं होता, बस ऐसे ही बनाता है ना, बस थोड़ा एनसीईआरटी पड़ी होती है उसके सामने, और एनसीईआरटी में वो मैप बना के बना देता है। मैप एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ, कोई भी जो वास्तव में समझता है यूपीएससी को वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकता है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये और तभी आपको लगता है यार पढ़ा तो बहुत है, पता नहीं कैसे है। तो ये पूरा फॉर्मेट है। जैसे मालवा का फाउंडर कौन है तो 4 नाम दे देगा, 3 एक उसका दे देगा, दूसरा लोकेशन से दे देगा वो, इधर पूछेगा कि बीजापुर कहाँ पे है, बंगाल कहाँ पे है, तो ये है। कोई डाउट है यहाँ तक बताएं, किसी को समझ में आ रही है सारी बातें? नो सर, क्लियर। क्लियर है सर। तो ये था कुछ फॉर्मेट जहां से आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। जब चीजें बहुत आसान लगे, ध्यान दीजिएगा, जब चीजें बहुत आसान लगे तो उन्हें टिपिकल बना लो, खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको, है ना। ये आसान था कि बीजापुर का फाउंडर कौन है, ये आसान था कि जौनपुर का फाउंडर कौन है, ये बहुत आसान था कि मालवा का फाउंडर कौन है। फिर हमने उसको थोड़ा टिपिकल बनाया कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो हमने उसमें 4 क्वेश्चन बना दिए। तो अब ना तो जौनपुर आप भूलोगे, ना मालवा, ना ही बीजापुर, ना ही बरार, सिर्फ इतना ही लिखवा देते तब नहीं, है ना। जब कुछ महंगा ना मिले तो सस्ता कोई महंगा बना लो, उसकी इंपॉर्टेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक ऑप्शन में मैंने आपको कलिंग दिया था, कलिंग हो सकता है यहाँ पे कलिंग की जगह पर, हो सकता है कलिंग की जगह पर यहाँ पर तोसली हो सकता है कलिंग की जगह पर यहाँ पे उज्जैन हो, है ना। हो सकता है कलिंग की जगह पर यहाँ पर पांड्या हो, चलो पांड्या नहीं कह सकते हैं, या पुरुषपुर हो सकता है इसकी जगह पे तक्षशिला हो, है ना। हो सकता है उसकी जगह पे गिरनार हो। मेरी बात समझ गए ना। तो ये सारे हैं एंशिएंट पीरियड्स हैं, एंशिएंट पीरियड्स हैं। तो इस सारी चीजों को थोड़ा समझना है रेस्पेक्ट के साथ, ऐसे नहीं, दिल से समझना है, तब जाके आंसर होंगे। चीजों को बहुत फास्ट नहीं करना है, ठीक है। और जब एक तो ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को टॉपिक करें तो क्वेश्चन जरूर मन में सोचें कि कैसा बन सकता है ना, कैसा बन सकता है। कपिल वस्तु कुछ भी दे सकता है, जितने भी हैं, हो सकता है कपिल वस्तु उज्जैन सारनाथ और बीजापुर दे दे। मेरी बात समझ रहे हैं ना।
कपिलवस्तु, सारनाथ, उज्जैन और बीजापुर, या मालवा या बंगाल। फिर पूछेगा कौन सा प्राचीन भारत का नहीं है, तो बंगाल, बीजापुर, बरार जो भी रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो फैक्ट को भी हल्के मत लीजिए, फैक्ट नहीं है। सही बताया ना, यूपीएससी में जो ये कहता है ना कि ये फैक्ट है, ये ऐसा कभी नहीं होता। यूपीएससी में कोई फैक्ट नहीं होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि जब हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स देने जाते थे तो सबसे फेवरेट बुक हमारी हुआ करती थी लूसेंट, सबसे फेवरेट। और पेपर से 15-20 दिन, 1 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का ही फोकस रहता था। और एक साल में हम लोग 2-3 लूसेंट लेके फाड़ के फेंक देते थे। एक साल में 2-3 कम से कम, या तो कोई ले जाता था या खो जाती थी या फाड़ देते थे। मतलब कैसे उनका 1-2 साल में, 1 साल के अंदर 2-3 लूसेंट खत्म हो जाती थी। ज्यादातर लोग ले ही जाते थे इधर उधर। अभी भी रूम पे 1-2 पड़ी हैं, नहीं पढ़ते हैं तभी भी। तो ये चीजें हैं। तो ये लूसेंट कहते हैं सारी पढ़नी जरूरी है हैं? सर, क्या लूसेंट सारी पढ़नी जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो होता क्या है, जैसे ये मैंने जो टॉपिक आपको दिया, बीदर, बरार, ये सब आपको फैक्ट वहीं पर कॉन्सेप्ट से जोड़ पाएंगे जब आपको यूपीएससी की रिक्वायरमेंट पता है ना। यूपीएससी रिक्वायरमेंट जब आपको देखेंगे, क्वेश्चन आया है बाघ केव एंड अजंता केव एंड बरार केव। क्वेश्चन दिया था कौन सा गुप्त काल में। हो सकता है वो सीधे इस तरह से क्वेश्चन दे दे, है ना, बाघ केव दे देगा, और हो सकता है बारावर केव दे दे, बारावर केव एंड भीम बेटिका, ठीक है, बेटिका आपको दे सकता है। और उसके बाद भीम बेटिका, उसके बाद दे सकता है आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ केव। मेरी बात समझ रहे हैं ना। 1, 2, 3 और 4, और उसमें ऑप्शन आपको दे सकता है कि बताओ इसमें कौन सी जो है वो कौन सी इसमें स्टोन एज की है। 1 and 4, 2 and 4, 3 and 4 एंड ऑल। पूछेगा इसमें कौन सी, सॉरी हाँ 3 and 4 होगा यहाँ पे। पूछे कौन से स्टोन एज की है। मेरी बात समझ गए, पूछे कौन सी स्टोन एज की है। अब ये फैक्ट ही तो है, अब ये क्या है आपका, ये फैक्ट है, ठीक है, शायद हाँ ये फैक्ट है। बाघ के, बरार, भीमबेटका, आदमगढ़। क्वेश्चन बन गया ना यूपीएससी का। पूछे कौन सी केव स्टोन एज की है, बताएं जरा इसमें आंसर क्या होगा। भीमबेटका। इनमें क्या होगा इधर, सर सी होगा। बस ठीक है। हाँ सी। ये है आपको, ये यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या बोला कि किचन में सामग्री वही है ना। उसमें आप रसगुल्ले भी बना सकते हो, समोसे भी बना सकते हो, डिपेंड करता है क्या मिक्स करेंगे आप, वही चीज है, ठीक है। तो ये है, बाकी आप ध्यान से समझिए चीजों को और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं हो सकते। आपको पता है कि हम लोग टीचर लोग पढ़ते नहीं है कभी, है ना। कभी मेरे अगर मौका लगे साथ रहने का तो देखना, कभी नहीं पढ़ते, कभी किताब खोलते ही नहीं है। फिर भी इतनी चीजें बकैती करते रहते हैं, कैसे? सिर्फ बात करके चीजें यहीं से निकलती रहती हैं। तो आज चीजें निकली वो अगले क्लास में जाएंगी, मतलब हमेशा हर क्लास में। जैसे नाजुका ने क्लास किया था, शायद नाजुका बहमनी किंगडम किया था आपने, इतनी सारी डिस्कशन नहीं हुआ था, ओके। बट वो एनसीईआरटी क्लास है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा तो रहता ही। तो इसमें हाँ तो शायद नाजुका ही है इसमें केवल। तो हर रोज चीजें अपडेट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था आपका बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में इतनी बातें समझ गए आप। अब आगे जो टॉपिक है आपके लिए
वो हमने कहा था कि कुछ ऐसे राइटर्स हैं मिडवल पीरियड में, तो उनकी बात कर लेते हैं। लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसकी बात नहीं थी, हेडिंग डाल दीजिए लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत क्या क्या लिखा गया। इसमें क्वेश्चन हम बना के देखेंगे आपको कैसे। सिंपल वे क्या है, देयर इज ए बुक, देयर इज ए राइटर, ओके, सिंपल वे। क्वेश्चन में भी who is the writer of तुझके बाबरी, सपोज कीजिए तुझक ए बाबरी, या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है तुझक ए बाबरी, है ना, बाबरी, तुझक ए बाबरी, who is the writer, that may be first type question, okay, simple सा। तो कुछ पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट समझेंगे। पहली बुक लिखी, चलो ये लिख लीजिए सॉरी ये तो गुप्त काल, ये मिडवल उसकी मुगल की है। हम पहला बुक है तहकीक ए हिंद, फर्स्ट बुक तहकीक, ओके, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, द राइटर ऑफ अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी कहाँ का है, अलबरूनी सेंट्रल एशिया का। हाँ, अलबरूनी सेंट्रल एशिया, अरब से आया, अलबरूनी अरब का है, ठीक है, अरेबियन है, अरब से आया है, अरेबियन। सेकेंड बुक ये आपने बहुत सुनी होगी, लैला मजनू, ये भी बुक है, ठीक है, बचपन से मूवी देखते आ रहे हैं, लैला मजनू, ऋषि कपूर वाली। तो इसके राइटर कौन है, बहुत फेमस राइटर है, बताइए। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कौन बनेगा करोड़पति टाइप के, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे ही रहते हैं, बहुत फेमस। सर अलबरूनी किसकी शासक में आई थी यहाँ पर? अलबरूनी जो है ये मिडवल पीरियड में है, और ये मोहम्मद गौरी के पीरियड में आए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो महमूद गजनबी है, या महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था अरब पे, वहां से उनको अरेस्ट किया था, उसके बाद अपने साथ लेकर आए थे, ठीक है। गजनबी जो है वो गजनी का है, लेकिन ये अरब के हैं। तो पहले गजनबी ने अरब पर आक्रमण किया, वहां से कुछ लोगों को अरेस्ट किया, उनके साथ में अलबरूनी भी थे, तो अलबरूनी दोबारा उसके साथ इंडिया आए, ओके, ये है तो अरब के, मगर ये उनके साथ आए। नेक्स्ट है इसमें तुगलक नामा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुगलक नामा, तुगलक नामा, तुगलक नामा, ये भी बुक लिखा है अमीर खुसरो ने, तुगलक नामा। नेक्स्ट है इसमें एक बुक है चचमा, 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 ये क्वेश्चन, ये बुक आ सकती है कभी, ठीक है। चचनामा, हाँ चचनामा, सॉरी चचनामा है, चचनामा, ठीक है, चचनामा। ये कौन है, चचनामा बुक के राइटर हैं अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, ठीक है, तो ये राइटर हैं। और बाकी तो ऐसे कुछ नहीं है इसमें, ठीक। एक बहुत अच्छी बुक है किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल रहला, इस तरह से किताब उल रहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक अक्सर आ जाती है,
किताब उल रहला, या हाँ रहला, किताब उल रहला। कौन राइटर है इसके? किताब उल रहला, हु इज द राइटर? बहुत फेमस है ना। जो लोग स्टेट देने जाते हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका तो फेवरेट होना चाहिए, है ना। किताब उल रहला या किताब उल इब्न बतूता। ओके, बिन बतूता। हाँ यस, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ के हैं ये? मोरक्को। मोरक्को, यस, मोरक्को। इब्न बतूता इब्न बतूता ये मोरक्को के यानी अफ्रीका के हैं, ठीक है। तो कुछ नाम हम आपको लिखकर दे रहे हैं, कुछ नाम है जो हम आपको लिख के दे रहे हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। अब सर बुक का राइटर में क्या सर? एक किताब उल रहला, है ना, कभी कभी रहला ही नाम से होता है। अब देखिए, अब इसमें इतनी सारी जो बुक्स हैं, सपोज कीजिए अगर आपको पता है, एक तो है आपको पता है वैदिक कल्चर में जो बुक है, वैदिक कल्चर बुक, वैदिक कल्चर बुक, या हम ये कह सकते हैं द टेक्स्ट इन रिटन 1500 AD टू 500 AD, 500 सॉरी BC। इसमें जो भी लिटरेचर लिखा गया है उनके नाम, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? उसके बाद जो बुक लिखा गया कब? मौर्य डायनेस्टी में, ओके, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य डायनेस्टी। इस समय की जो बुक है, नंबर 1 है ना, नंबर 2, नंबर 3, वो बुक जो गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, गुप्ता डायनेस्टी में, वो बुक सारी, है ना, तीसरा नंबर। उसके बाद है वो बुक जो फॉरेन एंशिएंट में लिखी गई, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि, और जो फॉरेनर ट्रेवलर हैं, खासकर दो हैं, है ना, फाइयान और ह्वेनसांग, दो लोग हैं जो बाहरी हैं। तो अब आई थिंक मेरी बात आप समझ सकते हो सीधे सीधे, कि अगर वैदिक कल्चर में सीधे वो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऐसे वो दे सकता है। सपोज करो उन्होंने दे दिया कि मान लीजिए पुराण, ओके, पुराण, और नेक्स्ट दे दिया उन्होंने कि इंडिका, ओके, इंडिका। उसके बाद दे दिया प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ओके, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बुक दे दिया उन्होंने कि चचनामा, ओके, चचनामा, चचनामा। पूछेगा विच बुक इज नॉट रिलेटेड टू एंशिएंट इंडिया। बात सुन आ रही है मेरी? इस तरह से तो आपको इतना तो खैर नहीं घुमाएगा कि मौर्य डायनेस्टी में कौन है। तो इस तरह से आपको समझने, पुराण, इंडिका, प्रयाग प्रशस्ति एंड चचनामा। देखो, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कितने टाइप का बन सकता है। सीधे बन सकता है कि इसमें सबसे लेटेस्ट बुक कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, विच बुक रिटन इन द गुप्ता पीरियड। मतलब मल्टीपल होते चले जाएंगे, है ना। जितनी तरह से कोई आपको परेशान कर सकता है, कौन सी बुक है जो गुप्ता पीरियड में लिखा गया, कौन सा बुक है जो सबसे नया है, कौन सा बुक है जो सबसे पुराना है, कौन सा वो बुक है जो फॉरेनर राइटर के द्वारा लिखा गया है ना। समझ गए? कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, कम से कम 10 से 5 से 8 क्वेश्चन तो अभी हमने निकाल दिया। सबसे पहली बुक कुरान, वैदिक बुक कुरान, ओके। फर्स्ट संस्कृत बुक कुरान। 3 क्वेश्चन यहां से हो गए।
है ना, फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर पुराण। तो 4 क्वेश्चन यहां से निकल आया। अब कल्पना जितना ज्यादा आप सोच पाओगे, अगर पूछना था ना पहले इनमें से सबसे पहली बुक कौन सी है, पुराण। इनमें से पहली बुक संस्कृत की कौन सी है, तो पुराण। वैदिक बुक कौन सी है, तो पुराण। पहली धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो पुराण। ठीक है, पहली विदेशी बुक कौन सी है, इंडिका। मौर्य डायनेस्टी में कौन सी बुक लिखी गई, इंडिका। पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट इज ए इंडिका। विच बुक इन द रिटन इन द पोएट्री, इनमें से कौन सी बुक है जो पोएट्री में लिखी गई है। मेरी बात समझ रहे हैं, 50 क्वेश्चन यहां से आप बना देंगे। अच्छा बताइए जरा कि कौन सी बुक पोएट्री में लिखी गई है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रसिद्ध। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति कविता है, पोएम है। तो डिपेंड करता है आप कितनी तरह से सोच सकते हो, कितनी तरह से सोच सकते हो। और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि मैं आप फिर बोल रहा हूँ कि जो इस बार है ना 20 मई से या 25 मई से हम एक क्लास रखेंगे 20 डेज का। ठीक है, एक 20 डेज का क्लास रखेंगे और सारे बिफोर 27 जून, 27 जून से पहले हम 20 दिन का क्लास रखेंगे। सिर्फ 3 घंटे क्लास लेंगे, बाकी सारे क्लास बंद कर देंगे। सिर्फ हम उसमें ऐसे ही चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे उसमें, है ना। करेंगे तब जब आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करेंगे। आप लोग सपोर्ट करने सिर्फ सीरियस हो जाएंगे, तब तो हमें लगेगा रिजल्ट मिलेगा। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन में आपको घुमा देंगे, जितना ज्यादा घुमा सकते हैं उतना हम घुमाएंगे, यूपीएससी से ज्यादा। तो बस पर्पस ये रहेगा कि कम से कम 60 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो वो करेंगे हम लोग। हो सकता है 20 मई से 10 जून तक हो, या 1 जून से लेकर 20 जून तक हो, वो टाइम देखेंगे। लेकिन हाँ, 20 जून से पहले होगा, 20 जून से पहले होगा, 20 दिन का क्लास होगा सिर्फ। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से बन सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि इन बुक्स से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, कुछ हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के राइटर के नाम लिख लीजिए, कौन कौन है दिल्ली सल्तनत राइटर जो फेमस, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट केस में अमीर खुसरो, ये पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी कभी किस तरह से, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ओके, सेकेंड लिख लीजिए इब्न बतूता, ना, इब्न बतूता, इब्न बतूता। नेक्स्ट लिख लीजिए अल बरूनी, अल बरूनी। और फिरोज, हाँ, जियाउद्दीन वर्नी, जियाउद्दीन जियाउद्दीन वर्नी। अच्छा, बर्नी बता सकते हैं कहाँ के हैं ये, जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी कहाँ का राइटर बता सकते हैं कोई, नहीं बता। जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी का नाम तो सुना है ना आपने, बहुत फेमस है। और इनकी बुक भी आप देख लेंगे। और मैं आपको बुक बता देता हूँ कि तारीख फिरोज शाही है बर्नी की बुक, तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी इंडिया के हैं, और इंडिया में यूपी से हैं, और यूपी में जिला फर्रुखाबाद एक जगह है पटियाली करके, फर्रुखाबाद में अब तो कासगंज डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है बर्नी का, ये यूपी से हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, और यूपी में कासगंज डिस्ट्रिक्ट है, फर्रुखाबाद एटा के आसपास में, वहाँ पटियाली जगह है, छोटा सा गांव या कस्बा टाइप का होगा, वैसे वहीं से जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो उसके बाद है अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर।
नेक्स्ट है फिरदौसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी, फिरदौसी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इशामी, ये भी है इशामी, इसामी। तो ये राइटर हैं जो दिल्ली सल्तनत के हैं, दिल्ली सल्तनत की राइटर है। तो कभी यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सीधे वो दे देगा इस तरह से। बताओ, मेगास्थनीज है ना, नेक्स्ट नाम दे देगा वो क्या नाम था उसका, बारामिहिर है ना, बारामिहिर। उसके बाद दे देंगे वो कालिदास है ना, और उसके बाद दे देंगे वो बरनी, और सीधे पूछ लेंगे आपसे। समझिए हमारी बात, सीधे पूछ लेंगे, ये चीज है। और बता देते हैं, सीधे पूछ लेंगे वो आपसे, मेगास्थनीज ए, बी में आपसे पूछ लेंगे वो ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, और सी में आपसे पूछ लेंगे वो सूरदास है ना, सूरदास, और डी में है ना, डी में आपसे पूछ लेंगे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ठीक। और सीधे आपसे वो क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे इस तरह से, इस तरह से वो क्या करेंगे, क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, या कुछ भी इस तरह से क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे। लगा सकते हैं क्रोनोलॉजी मतलब एंशिएंट टू लेटेस्ट, यानी मॉडर्न या मिडवल, जो भी कह सकते हैं। ये बता सकते हैं कि क्या होगा, फर्स्ट पे कौन होगा, सेकंड पे कौन, क्रोनोलॉजी में बताओ। नाजुका, मेगास्थनीज आया था। नाजुका बता सकते हैं, बताओ आप, आपका हो गया वैसे टॉपिक ये क्रोनोलॉजी में, एंशिएंट टू सर एंसेंट में ह्वेनसांग है सेकंड। इसे मेरा क्वेश्चन बनाने का पर्पज ये है कि क्वेश्चन इस तरह से भी डिजाइन हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। फोर्थ थर्ड, यानी एंशिएंट टू मिडवल। बताओ यार, इतने लोग हैं, पीसीएस वाले भी हैं, बताओ। सचिन, नाजुका, यस, टफ नहीं है वैसे ये। अरे इतना क्यों घूमते, क्या दिक्कत है, पहले नंबर पे एक ही ना रहेगा। मेगास्थनीज कब आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ना, मयूरन सबसे पहले मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज के बाद गुप्त काल में ह्वेनसांग आया है, सेकंड नंबर पे ह्वेनसांग होगा। ह्वेनसांग सेकंड पे ना होगा, क्योंकि किसके काल में आया ये, है ना, हर्ष के काल में, यानी गुप्ता के बाद। उसके बाद अमीर खुसरो होंगे फोर्थ नंबर पर, उसके बाद सूरदास होंगे, क्योंकि ये मिडवल पीरियड में है, सूरदास तुलसीदास मिडवल पीरियड में। उसके बाद भक्ति मूवमेंट के समय, ठीक है, भक्ति मूवमेंट में है, भक्ति मूवमेंट से पहले अमीर खुसरो है। तो ये हैं 1 2 4 3, ये क्रोनोलॉजी है। आपने ह्वेनसांग को मेगास्थनीज से पहले कैसे रख दिया, मिस्टेक होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं थोड़ा। हाँ, तो इस तरह से भी जो 1 2 का ही फेर हो गया, क्योंकि बाकी तो पता था, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो तो यहाँ तक, बस यहाँ मैंने सिर्फ चेंज किया था फिर पीछे, बाकी तो ठीक था, बाकी सर तो मैंने बोला था कि मेगास्थनीज आया था। Sir got confused in Surdas. why we have discussed bhakti movement after Delhi Sultanate in evening class, okay.
Yes, sir, I was not present at that time. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को समझिए, जितना समझ पाएंगे। ये सब नाम वो ही हैं। मैंने क्या बोला कि आपको पढ़ना सिर्फ 10th क्लास तक ही है, और 10th क्लास को कैसे पढ़ना है ये डिपेंड करता है। क्या मेगास्थनी 10-6 में नहीं है? यूपीएससी लास्ट में पूछा है कि इनमें से कौन सी केव है जो गुप्ता पीरियड में बनी है या नहीं है, तो डिपेंड करता है कितना आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की एंड रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस मूवमेंट इन मिडिवल पीरियड। ओके, रिलीजियस मूवमेंट इन धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीजियस मूवमेंट। इसमें दो मूवमेंट हैं, एक तो सूफी एंड भक्ति। ओके, तो इंडिया में तीन टाइम पर रिलीजियस या सोशल मूवमेंट होते हैं। ओके, 3 टाइम्स। पहला टाइम कौन सा होता है बता सकते हैं? 3 बार ही होते हैं इंडिया में सोशल मूवमेंट। फर्स्ट टाइम पीरियड 6 BC to 500 BC, and second period 13th century or 14th या 15th century and modern 18th century. Okay, 18th century. यहाँ आप जानते होंगे बुद्ध को, जैन को एंड आजीवक एंड चारवाक, यहाँ आपने नाम सुना है। यहाँ आप जानते हैं किसको? सूरदास को। यहाँ आप जानते हैं रामानंद को। यहाँ आप जानते हैं निजामुद्दीन औलैया को, ख्वाजा साहब को, ये सब। यहाँ आप जानते हैं राजा राममोहन राय को, राममोहन राय। एंड यहाँ आप जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ आप जानते हैं विवेकानंद को। यहाँ आप जानते हैं दयानंद सरस्वती को। तो 3 जगह हमारे मूवमेंट होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब पूरे इंडिया का मूवमेंट सिर्फ 3 टॉपिक हैं, 3 जगह। ये पूछ सकता है डिस्कस अबाउट द इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट या डिस्कस अबाउट द कल्चरल मूवमेंट। ओके, तो 3 टाइम पे मूवमेंट होते हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं, ये हम लोग कर चुके हैं, बुद्धा, जैन, और ये हम लोग करने वाले हैं। ओके, तुम लोग कल ही क्लास करेंगे। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है सारे पॉइंट? ओके।